Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and today we'll continue the class of control system. तो आज हम कंट्रोल सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पांस एनालिसिस और टाइम रिस्पांस एनालिसिस को मैं पार्ट 1 करवा चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा और फिर पार्ट 2 पे आइएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पांस एनालिसिस। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट है, क्योंकि आप सभी ने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कंट्रोल सिस्टम नहीं आती है, उनका सब्जेक्ट नहीं था कंट्रोल सिस्टम, इसी वजह से मैंने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम के बाद आपकी काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं एनालॉग में, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी एनालॉग एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कल तक आपका अपडेट कर दूंगी। डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। जो आपका 2018 का DFCCL का प्रीवियस ईयर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, और 2016 का भी आपका एक आध दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक नेम इज स्टेडी स्टेट एरर। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज डू शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज उतना वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप ही लोग से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को अगर जरूरत होगी तो ही मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू रखूंगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है स्टेडी स्टेट एरर। देखिए स्टेडी स्टेट एरर को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। स्टेडी स्टेट एरर मैंने आपको समझाया था। क्या था स्टेडी स्टेट एरर? देखिए मैंने आपको रेस्पॉन्सेस बताए थे कि रेस्पॉन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। जैसे कि हमारा हम यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, इसके थ्रू हम समझते हैं स्टेडी स्टेट एरर। ऑलराइट, देखिए जैसे हमने 5 नंबर पे पंखा चलाया, हमने रेगुलेटर को घुमाया, अब 5 नंबर पे फैन हमने चलाना चाहा, तो क्या तुरंत फैन 5 नंबर पे पहुंच जाता है? ऑफ कोर्स नो, थोड़ा सा स्लो होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है और फिर 5 होता है सडनली, ठीक है, विद इन सेकेंड्स होता है, विद इन मिनट हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। तो जो 5 होने में उसको टाइम लगा, जैसे कि ये टाइम है, ठीक है, यहाँ पर ये 5 नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, लेकिन फिर एक स्पीड आएगी जब वो 5 कंटिन्यू चल जाएगा, अगर हम रेगुलेटर को 5 कर देंगे तो, ठीक है। ये मैं उस टाइम की बात करूं जब रेगुलेटर को आप डायरेक्टली 5 पे ले जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए फिर एक टाइम आएगा जब 5 रेगुलर होने लगेगा, रेगुलरली 5 पे घूमने लगेगा आपका पंखा। तो अब क्या है यहाँ पर, ये देखिए जहां तक 5 नहीं पहुंचा है, जहां पे फैन धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5 नहीं पहुंचा, 5 से पहले थोड़ा सा, तो वो क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब 5 पे पहुंच के कंटिन्यूअसली वो आपका 5 पे ही रहेगा जब तक आप चेंज ना करें, तो इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो गया। पर देखिए एक्चुअल में आपका आइडियल केस तो कुछ नहीं होता है, आपका कुछ ना कुछ आपका एरर रह ही जाता है। तो दिस इज योर एरर, दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट एरर। ये रहा, देखिए अप्रॉक्स 5 पहुंच जाता है एक्चुअल में, ठीक है, हमें दिख रहा है कि मैम ये तो 5 पे पहुंचते हो, कि आप तो कह रही 5 पे नहीं, बट एक्चुअल में जितनी आपकी स्पीड पकड़नी चाहिए थी उससे हो सकता है हल्का सा 19-20 कम, जो कि आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप डिवाइस की बात करेंगे, आपके सिस्टम की बात करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एरर तो रह जाएगी, चाहे 1% की एरर है, चाहे 2% की एरर है, चाहे 5% की एरर है, बट डेफिनेटली देयर विल बी अ एरर। और क्योंकि स्टेडी स्टेट में एरर आ रही है, इस वजह से हम इसे कह देते हैं दैट दिस इज योर स्टेडी स्टेट एरर। देखिए अचीव क्या करना था इसको, ये 5 नंबर, बट इसने अचीव किया सपोज 4.9, ठीक है, बेशक आपको रेगुलेटर में 5 ही दिख रहा होगा ऑफ कोर्स, बट एक्चुअल में 4.9 ही आपके फैन ने स्पीड अचीव कर पाई, राइट। तो दिस इज योर स्टेडी स्टेट एरर, यानी कि 2% एरर रह गया, उसने सिर्फ 95% ही अचीव किया, उसने सिर्फ 98% ही अचीव किया, 100% अचीव नहीं किया। आप इसे सिंपल वे में, अगर मैं इसे 5 नंबर की जगह पर इसे 1 कर देती हूँ, इससे आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, इसे 1 कर देती हूँ। देखिए अचीव 100% क्या अचीव करना था उसे, 1 दैट इज 100%, 1 अचीव करना था, लेकिन इसने अचीव किया 0.8 या 0.9,
2% रह गया, ये 5% रह गया है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज ESS, ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ही इसकी एरर आई है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेडी स्टेट एरर, सिंपल टर्म्स में। ऑलराइट, क्यों आई है? क्योंकि 1 अचीव करना चाहिए था लेकिन थोड़ी बहुत एरर रह जाती है, वो 0.8 या 0.9 ही आपके अचीव कर पाया है, इस वजह से ये एरर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट क्लास में, जब मैंने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स बस इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए एरर सिग्नल है, एरर सिग्नल इज डिनोटेड बाय ES, इनपुट को दिखाते हैं RS से, और यहाँ पे आपके पास ये CS, फीडबैक सिग्नल आप HS से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये रहा, बस इतने टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और फिर अगर आपको ये बात पता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेडी स्टेट एरर में कि क्या है स्टेडी स्टेट एरर, हमने देखा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, विल स्विच टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, हम स्विच करेंगे क्वेश्चन पार्ट पे। मैं ज्यादा थियोरेटिकल आपको नहीं करा रही हूँ कि डेफिनेशन लिखा हूँ व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में नहीं आनी और टाइम बहुत कम है, सिर्फ 1 वीक बचा आपके एग्जाम के लिए, तो मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रही हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। आई एम स्विच टू दैट पार्ट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, थियोरेटिकल में सब समझा चुकी हूँ, समझ आ जाएगा, बस मैंने उसे लिखाया नहीं, आप उसे किसी भी बुक से या किसी भी नोट से आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है आपके पास, यहाँ पर हम स्टेडी स्टेट एरर की क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अब देखिए स्टेडी स्टेट एरर में क्या है, स्टेडी स्टेट एरर आप सिंपली स्टेडी स्टेट एरर को डिफाइन कर सकते हैं, जब भी आपके पास whenever you have HS equals to 1, यानी कि फीडबैक में सिर्फ 1 लगा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे GS लगा है, कुछ भी गेन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास RS लगा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास CS लगा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे समेशन और एरर और सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ये जो पाथ है दिस वन, ये 1 होना चाहिए। अगर फीडबैक पाथ, दिस वन इज योर फीडबैक पाथ, दिस वन, ठीक है, ये आपका ये जो है जो नीचे से लूप बना रहा है, ठीक है, दिस वन इज योर फीडबैक पाथ। अगर इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, तो आप स्टेडी स्टेट एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ESS इक्वल्स टू, ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ET, इट इज टाइम डोमेन, ठीक है, t टेंड्स टू इंफिनिटी, जो भी ET है उसमें t टेंड्स टू इंफिनिटी को वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप इसे अगर S डोमेन में लिखना चाहते हैं तो S टेंड्स टू 0 S डॉट ES, जो भी एरर सिग्नल है, यहाँ पर एरर सिग्नल था ना, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया था, दिस वन इज योर एरर सिग्नल जो सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। तो जो एरर सिग्नल है उसको S से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर S की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला, दिस वन इज योर स्टेडी स्टेट एरर। अब देखिए ES को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ES को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो ES है, ठीक है, दिस इज ESS, ऑलराइट। तो दिस वन एरर सिग्नल, दिस वन इज स्टेडी स्टेट एरर और दिस वन इज एरर, ये जो आपके पास एरर सिग्नल आया है, ठीक है। तो ES क्या होता है हमारे पास, RS दैट इज इनपुट अपॉन 1 प्लस माइनस GS HS, डोंट कंफ्यूज विद द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज सिस्टम। देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो क्लोज सिस्टम का होता है, ऊपर GS लिखा होता है और फिर लिखा होता है 1 प्लस माइनस GS HS, ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे RS लिखा है ऊपर, GS नहीं लिखा है, ये ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का है, डोंट कंफ्यूज विद इट, राइट। ये ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप का और ये ES का है, ठीक है, ये ES लिखा है आपके पास RS दैट इज इनपुट 1 प्लस माइनस GS HS, ये फॉरवर्ड पाथ गेन है और ये फीडबैक पाथ गेन है, दैट इज HS, और GS इज फॉरवर्ड पाथ गेन, राइट। तो दिस वन इज द फॉर्मूला। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरी है क्या, देखिए याद कर ले तो बेस्ट है, ठीक है, डेफिनेटली बेस्ट होगा, बट जब हम न्यूमेरिकल की बात करूं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं थ्योरेटिकल बता रही होती आपको कॉन्सेप्ट समझा रही होती डिटेल में, तो मैं डेफिनेटली कहती कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बट आपके पास एक ही वीक है, हमें सिर्फ उतना लर्न करना है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
राइट। तो आपको फिलहाल मैं कहूंगी कि अगर आपको इसको आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार को भूल भी जाते तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं आपको दूसरी फॉर्म लिखवाने जा रही हूँ इसकी, जो कि हम एक्चुअल में न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल डायरेक्टली उन फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन बाई चांस डायरेक्टली अगर आपके एग्जाम में ईएसएस स्टेडी स्टेट पूछ लिया कि ईएसएस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ईटी ऑप्शन सही है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 0, ईटी ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए माय सजेशन इज कि एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा इन फॉर्मूलेज पे, बट हम फॉर्मूलेज में इनको फिलहाल यूज नहीं करेंगे, आपके इन फॉर्मूले के बिना भी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ने को हो रहा है, देन यू कैन अवॉइड दैट। बट अगर आप चाहते बहुत अच्छा स्कोर करना और कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाना, तो जरूर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा जो मैं अब बता रही हूँ। इसको तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यही हम यूज करेंगे। बट स्टेडी स्टेट एरर के फॉर्मूले जैसे हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, उनको देखने से पहले यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीजें जरूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डर आप काफी बार सुनेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर क्या है सिस्टम का? ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के कितने नंबर ऑफ पोल्स है, वो आपका होता है ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सिस्टम, यहाँ पर मैं आपको देती हूँ किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन में यहाँ लिख देती हूँ। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, ट्रांसफर फंक्शन आपको सपोज दिया है, यहाँ पर हम लिखते हैं के इज गेन s अपॉन s प्लस 1, सपोज ये दिया है, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए हैं, ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर कितने आ जाएंगे, s, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर हमेशा डिनोमिनेटर से पोल निकलते हैं और न्यूमरेटर से जीरोस निकलते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, एस स्क्वायर प्लस एस, तो कितने आपके यहाँ पर मैक्सिमम पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 2, ऑलराइट। और आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, चलिए यहीं से भी रखिए, तो ये कितने आ गए? 2, क्योंकि ऑर्डर आपका कितना हुआ? 2। मैक्सिमम एस की पावर जितनी भी आएगी दैट इज योर ऑर्डर, ठीक है, वही आपकी ऑर्डर होगी, लेकिन आपको डिनोमिनेटर से चेक करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। अब देखिए ये तो था आपके पास क्या, ये था आपके पास ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट अगर पढ़े क्या, टाइप, जिसका हमारा इस ईएसएस में दैट इज स्टेडी स्टेट एरर में ज्यादा यूज होगा, तो वो क्या चीज है? अब देखिए टाइप क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पे कितने पोल है, वही आपका होता है क्या, टाइप। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है जीएसएचएस, टाइप हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही निकलता है, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम जीएसएचएस से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो जीएसएचएस, जीएस क्या है आपके पास, जीएस है आपका फॉरवर्ड पाथ गेन, जो फॉरवर्ड ऐसे लिखा हुआ है, देखिए मैंने सिस्टम बनाया था ना, ये जो ऊपर की साइड लिखा रहता है दिस वन, और ये होता है फीडबैक पाथ गेन, दिस वन, देखिए ये जीएस है और ये एचएस है। अगर मेंशन नहीं किया है कि जीएसएचएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो ठीक है, अगर यहाँ पर मेंशन है, होगा ही वैसे तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बट अगर कभी आपको जीएसएचएस, कभी कभी आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी लिखा रहता है। अगर कहा गया है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका जीएसएचएस है, तो आप उसे क्लोज लूप ही लेंगे, ठीक है। अदरवाइज डिफॉल्ट है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएसएचएस ही लेंगे। आपके लेवल में वैसे ये नहीं आता है, आपके लेवल में बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम जीएसएचएस लिखेंगे, और उसको सपोज आपका सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी से हम टाइप निकालना शुरू करते हैं, के एस एस प्लस 1, सपोज ये क्वेश्चन है, और आपसे मैंने पूछा कि यहाँ पे बताइए कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, टाइप मैंने आपसे पूछा कि टाइप क्या है इस क्वेश्चन का। आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया और उसमें पोल पूछा है मैंने, तो पोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो देखिए यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो कितने पोल ओरिजिन पर है, 2 पोल। अगर यही चीज अगर मैं सेकेंड आपको ऑप्शन दूं, तो देखिए यहाँ पर अगर k अपॉन s प्लस 1
एस स्क्वायर कर देते हैं और इसे एस प्लस 2 कर देते हैं, ये लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइप और ऑर्डर बताइए, ठीक है, आप इसमें बताइए इसका टाइप क्या है और ऑर्डर बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑलराइट, तो अब देखिए इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, दिस वन इज GSHS, ये क्वेश्चन में गिवन है। GSHS इज इक्वल टू K अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1 एस प्लस 2। टाइप आपसे पूछा गया है, टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, तो S की पावर देख लीजिए कितनी है, 2 है, यानी कि नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन इज 2, ये रहे 2। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम, कितने टोटल नंबर ऑफ पोल्स है ओरिजिन में, दैट इज सिस्टम में, दैट इज योर ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएंगे, 2 ये रहे, एक s की वैल्यू ये रही, एक s की वैल्यू ये रही, 4 आ जाएंगे, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर टाइप और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू दी है s। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ, फिर आप लोग बता लीजिएगा। यहाँ पे दिया है s प्लस 1 अपॉन s क्यूब s प्लस 2 s प्लस माइनस 1, ये रहा, ठीक है। अब यही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए टाइप क्या है, टाइप और ऑर्डर निकालने। टाइप क्या, मैंने क्या कहा, हमेशा आप डिनोमिनेटर से ही पोल निकाल लेंगे, और पोल की ही बात हो रही है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे यहाँ पे। तो टाइप क्या है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी कि s की पावर 3, यानी कि यहाँ पे 3, s इक्वल टू 0, 3 पोल है आपके, ठीक है। 0 पर कितने पोल है, 3 है, क्योंकि s की पावर 3 है। ऑलराइट, फिर s की वैल्यू एक यहाँ से आएगी और एक s की वैल्यू यहाँ से आएगी, पर टाइप तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन, तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर देखिए 3 यहाँ से s की वैल्यू है, एक यहाँ से s की वैल्यू आएगी और एक यहाँ से आएगी, तो कितने हो गए, 5 हो गया। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, अगर ये बात क्लियर है तो आप इसे एक बार अच्छे से करके देखिएगा। टाइप निकालते हैं कितने नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन को याद रखिएगा, ओरिजिन पे कितने पोल है वो आप s की पावर देख लीजिए, कितनी s की पावर है, उससे फाइंड आउट हो जाएगा। ऑर्डर निकालना है तो आप देखिए टोटल s की पावर कितनी बन सकती है इक्वेशन में, जितनी मैक्सिमम s की पावर बनेगी वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, अगर ये बात क्लियर है तब आप बहुत अच्छे से अब समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब ऑर्डर और टाइप अगर आप समझ गए हैं तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देख लीजिए। पोजिशनल एरर कांस्टेंट, पोजिशनल एरर कांस्टेंट दैट इज KP इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 GSHS समझ ही गए होंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डिनोटेड बाय GSHS, ठीक है। और अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अभी मैंने बताया था GS अपॉन 1 प्लस माइनस GSHS, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। GSHS इज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट क्लास में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उस चीज को। पोजिशनल एरर कांस्टेंट इट इज डिनोटेड बाय KP, और इसका फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। Velocity error constant is denoted by KV and formula is limit s tends to 0, ठीक है, s multiply by GSHS, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, 2-3 ही फॉर्मूले बस मुश्किल से। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, एरर का ही तो कांस्टेंट है, दिस वन इज KA, एक्सेलरेशन है तो KA, वेलोसिटी है KV, पोजिशनल है KP। इट इज डिनोटेड बाय लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर डॉट GSHS। अगेन इसमें s की मल्टीप्लाई नहीं की थी, इसमें s की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें s स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इन्हीं नाम को
ठीक है, इन्हीं सबको हम बाकी नाम से भी जानते हैं। क्या है वो नाम? देखिए, पोजिशनल एरर कांस्टेंट का है, वेलोसिटी और कांस्टेंट का है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का है, जनरली इसी नाम से पूछा जाता है। लेकिन इनके दूसरे नाम भी है, जैसे स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट आपसे पूछा जाए, स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट। आपसे बोला जाए स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट फाइंड आउट करिए, तब भी आप यही वैल्यूज निकालेंगे। आपसे बोला जाए स्टैटिक एरर कांस्टेंट, स्टैटिक एरर कांस्टेंट, स्टैटिक एरर कांस्टेंट पूछा जाए, या फिर आपसे डीसी गेन बोला जाए तो भी आप यही निकालेंगे। आपसे पूछा जाए जीरो फ्रीक्वेंसी गेन तो भी आप यही वैल्यूज निकालेंगे, जीरो फ्रीक्वेंसी गेन। या फिर आपसे पूछा जाए स्टेडी स्टेट गेन, स्टेडी स्टेट गेन, किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टेडी स्टेट गेन, ये भी आपके नाम पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको ये 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं, आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर मैं एक चार्ट बनाने वाली हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चार्ट में क्या है देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टेडी स्टेट एरर, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टेप सिग्नल का, स्टेप को हम कैसे लिखते हैं 1/s की फॉर्म में होगा। फिर आपका होगा यहाँ रैंप की फॉर्म में, रैंप को हम कैसे लिखते हैं 1/s² लिखते हैं, ठीक है। फिर होगा पैराबोलिक, यहाँ पर पैराबोलिक। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ये तो बड़ा बोरिंग होता जा रहा है, ठीक है, मे बी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो सटासट एकदम लगेंगे। बस आप थोड़ा सा देर रुकिए, इसके बाद इस चार्ट को बनाने के बाद विल स्विच टू द न्यूमेरिकल्स ओनली। हम स्विच करेंगे न्यूमेरिकल्स पे ही, बस इसको फटाफट से बना लीजिए और फिर एकदम देखिएगा बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। बस 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये आपके पास ESS, ठीक है, ESS हमने पढ़ ही लिया है। स्टेडी स्टेट एरर, यहां पे हमने लिखा टाइप 0, दिस वन इज टाइप 0, दिस वन इज टाइप 1। यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की, और यहां हम बात करेंगे टाइप 3 की, ठीक है। इनको अलग अलग कलर से लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला टाइप 0, अगर हम टाइप 0 की बात करें तो वहां पर अगर स्टेप सिग्नल दिया होगा तो ही हम वहां पे स्टेडी स्टेट एरर निकाल पाएंगे, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 + kp। ये स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला है फॉर द स्टेप सिग्नल, और स्टेप सिग्नल है दैट मींस टाइप 0 है, 1/s के लिए मैं बात कर रही हूँ। और टाइप 0 में बाकी चीजें कितनी हो जाएंगी, ये आगे इंफिनिटी, यहाँ पर इंफिनिटी, ठीक है, बाकी जगह इंफिनिटी। अगर हम बात करेंगे टाइप 1 की, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप 1 की, तो टाइप 1 में ये वैल्यू 0, और टाइप 1 में रैंप के नीचे फॉर्मूला हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/kb, और आगे तो आगे इंफिनिटी ही जाएगा। अगेन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 2 में ये 0, ये 0, टाइप 2 में आप पैराबोलिक का आंसर निकालेंगे, और वो निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू हो जाती है 1/ka। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, ऑल वैल्यूज आर 0। हमेशा आगे वाली वैल्यूज हमेशा इंफिनिटी, पीछे वाली वैल्यूज हमेशा 0। मेन बात यह है कि टाइप 0 में आप स्टेडी स्टेट एरर ऐसे निकालेंगे, टाइप 1 में स्टेडी स्टेट एरर निकालने का फॉर्मूला 1/kv है, टाइप 2 में स्टेडी स्टेट एरर निकालने का फॉर्मूला 1/ka है। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आपको वो जो फॉर्मूला पीछे लिखाया था ES = RS/1 ± GSHS, वो नहीं भी याद है तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर पूछा गया तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आपके इनसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि हम बात तो क्वेश्चंस की ही करनी है एट द एंड, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं आपके। चलिए क्वेश्चंस पे हम स्विच करते हैं। अब फॉर्मूला एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। पोजिशनल एरर कांस्टेंट कैसे निकाला है, kp = लिमिट s → 0 GSHS, kv निकाला है s से मल्टीप्लाई कर दिया, और k निकाला s² से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, नाउ विल स्विच द क्वेश्चंस, एंड दिस वन इज अ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपके DFCCL में जो सिंपल क्वेश्चन है ना गेट के, ESC के, और जो DFCCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वही आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कंसीडर अ सिस्टम
एक कंसिडर करिए सिस्टम विद अ ट्रांसफर फंक्शन with the transfer function gs equals to s plus 6 upon ks square plus s प्लस 6। लास्ट क्लास से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं इसी में कराऊंगी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाई थी, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। इट्स डैम्पिंग रेशियो इज its damping ratio will be 0.5 when the value of k is आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। ए ऑप्शन दिया है 2/6, बी ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 1/6 एंड डी ऑप्शन दिया है 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी मैंने कहा था ना, फर्स्ट क्लास को जरूर पढ़ के आ जाएगा। कंसीडर अ सिस्टम विद अ ट्रांसफर फंक्शन। एक सिस्टम दिया है जिसका ट्रांसफर फंक्शन जीएस दिया है और जो किस फॉर्म में, s+6 अपॉन केस स्क्वायर प्लस s+6। इट्स डैम्पिंग रेशियो विल बी 0.5। इसका डैम्पिंग रेशियो कितना दिया है, 0.5, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, आप याद करिए, ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपको दो ही बताए थे। एक मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या बताया था, 1/1 प्लस st की फॉर्म में, ठीक है, ये रहा। और दूसरा मैंने सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन बताया था जो किस फॉर्म में था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये मैंने दोनों आपको बताए थे। अब देखिए कौन सी फॉर्म से मैच कर रहा है, s की 2 पावर है, दैट मींस दिस इज सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ऑर्डर मैंने निकालना वैसे भी बताया, s की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में 2 है, दैट मींस दिस इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो आपको वैसे भी डिफाइन होना चाहिए, बट आपको दोनों फॉर्म याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की नहीं बात करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। अब देखते जाइए। अब देखिए, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जीएस की वैल्यू कितनी दी है, जीएस इज इक्वल टू, जीएस दिया है s+6 अपॉन केस स्क्वायर प्लस s प्लस 6। ठीक है, अब आपका फॉर्म क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर हमें पता चल गया दैट दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होती है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, एस अकेला है ये देखिएगा, प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, एस के साथ जो भी है वो 2 जीटा ओमेगा एन है, और प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम हमें आ रही है कि जो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए न्यूमरेटर में, बट यहाँ पे तो s+6 लिखा है। ठीक है, अगर ये s होता, चलिए ठीक है, अगर ये 6 होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो चलिए पहले हम 6 वाला ही प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन में हमारे पास, चलिए इस क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम इस क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सपोजिटली दिया है, ये 6 दिया है और यहाँ भी 6 ही दिया है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये भी 6 वैल्यू है और ये भी 6 वैल्यू है, ये दोनों ही 6 वैल्यू, यानी कि हमारी प्रॉब्लम ठीक है। यहाँ पे s के साथ जो भी होगा, लेकिन s स्क्वायर अकेला होना चाहिए था, और यहाँ पे s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में s स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में 1 है, लेकिन यहाँ पर तो k है, दैट मीन्स हमें जीएस को इस वाले प्रॉपर वाले ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जीएस इज इक्वल टू, अगर मैं हर चीज को k से डिवाइड कर दूं तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसे मैं कर देती हूँ 6/k अपॉन, ये हो जाएगा s स्क्वायर, ये हो जाएगा s/k, और ये हो जाएगा 6/k, ये भी 6/k। अब देखिए दोनों फॉर्म एक जैसी हो गई ना, s के सिर्फ s ही है, s के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म सेम रहनी चाहिए, s स्क्वायर सिंगल होना चाहिए। अब हमारी ये दोनों फॉर्म कंपेयर हो सकती है। अगर कंपेयर हो सकती है तो अब देखिए ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू
ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 6/k। हमने लिखा 6/k आपकी ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो गई, 6 मीन्स ये रहा 6/k। ठीक है, ये हो गया ओमेगा एन इक्वल्स टू √6/k। ओमेगा एन की वैल्यू निकल गई। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो इज नथिंग बट द जीटा। डैम्पिंग रेशियो होते क्या है, जीटा होता है। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू जीटा की निकालनी है, तो ओमेगा एन की निकाल के बैठे। तो एस के साथ देखिए कि एस के साथ क्या लिखा है, एस के साथ लिखा है 1/k। दैट मीन्स 1/k वैल्यू किसकी है, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू, क्योंकि एस के साथ 2 जीटा ओमेगा एन की मल्टीप्लाई होती है कंपेयर करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर 1/k लिखा, 2 जीटा की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है। ओमेगा एन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज √6/k। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हमने वैल्यू पुट करी। अब यहाँ से जीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आप यहाँ पर अगर सबको मैं कर दूं तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पूरा ही कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/k² इक्वल्स टू 4 जीटा स्क्वायर 6/k। इस फॉर्म में आ जाएगा। k से k कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना है, यहाँ पर पहुंचा 1/k, 4 6 24, जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, 1/24k लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू निकल गई। बस इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हमारी कोई मिस्टेक हो रही है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, कहीं पे शायद मिस्टेक हो रही है। लेट मी चेक वंस। ठीक है, ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। आप लोग इसे देखिए, कहीं पे सिर्फ कैलकुलेशन है, आप वहां से ओमेगा एन चेक करिए, वहां से जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से चेक करके देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, जल्दी से देख के बताइए। सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी मिस्टेकन, मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार, सॉरी। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन मैंने गलती से गलत रीड कर लिया, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जीटा की वैल्यू आपकी गिवन है, दैट इज 0.5। तब आपको k की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। बाकी ठीक है, डैम्पिंग रेशियो दिया है, ओमेगा एन की वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल लेंगे और फिर k की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म में हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे। ठीक है, तो अब मैं देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया है, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने ताम झाम कर दिया फालतू में। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। देखिए अब देखिए हमने यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली थी। हमने क्या किया था, मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन देखा, हमने देखा कि ट्रांसफर फंक्शन तो प्रॉपर उसमें नहीं है, तो हमने एक प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, क्योंकि एस स्क्वायर के साथ एक सिंगल टर्म होनी चाहिए, एस स्क्वायर के साथ कुछ के वे का कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वही चीज बना ली। तो अब देखिए फिर वहां से हमने ओमेगा एन की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने उसी से कंपेयर करके देखिए यहाँ पे 2s के साथ जो भी मल्टीप्लाई है दैट इज 2 जीटा ओमेगा एन, तो हमने भी मान लिया s के साथ जो भी मल्टीप्लाई है दैट इज 2 जीटा ओमेगा एन। तो हमारी s की 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आ गई 1/k। जीटा की वैल्यू गिवन है 0.5, ओमेगा एन की वैल्यू है √6/k। कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू, 2 5 10 दैट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 6/k, दिस वन इज 1/k। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1/k², ये हो गया 6/k। कैलकुलेट कर लीजिए, k से k वैल्यू कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/6। यहाँ से वैल्यू आ गई। ठीक है, बस सिंपल है, आपको ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर का पता होना चाहिए, उसी से कंपेयर करके सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। और अगर जैसे क्वेश्चन आपका वो तो गेट का था, इसलिए थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट था, नहीं तो आपको इतनी नॉलेज बहुत है। आपको अगर s+6 दिया था और ये दिया था k(s²) प्लस s+ यहाँ पे 6 दिया था, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, तो आपका करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, k² प्लस s प्लस 6।
प्लस 6 अपॉन KS² प्लस S प्लस 6, ये बन गया। ठीक है, अब इस वाली टर्म को छोड़ दीजिए और सिर्फ इस वाली टर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था। बट आपके एग्जाम में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हो सकता है आपका के भी मल्टीप्लाई ना हो S² में, डायरेक्टली आपको 6 अपॉन S² S प्लस 6 दिया होता और डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करिए, ओमेगा एन की वैल्यू निकालिए, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू को कंपेयर करके वैल्यू निकालिए और बस के की वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this one 18, sorry, this one is second question. Question is, if the characteristic equation of closed loop system is, एक characteristic दी है closed loop system की, that is S² plus 2S plus 2 equals to 0, then the system is, तो आपका सिस्टम क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ओवरडैम्प्ड, ऑप्शन ए ओवरडैम्प्ड, ऑप्शन बी क्रिटिकली डैम्प्ड, ऑप्शन सी अंडरडैम्प्ड। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, इसलिए पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये है अंडरडैम्प्ड एंड डी इज अनडैम्प्ड। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है वो सिस्टम क्या है, ओवरडैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडरडैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर इनका मतलब क्या है। देखिए, ओवरडैम्प्ड कब होता है, जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आपकी ये होती है क्रिटिकली डैम्प्ड होती है, जीटा इक्वल्स टू 1 होती है। अंडरडैम्प्ड होती है जब वैल्यू 0 से जीटा 1 से कम, 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से कम होती है। अनडैम्प्ड होती है जब जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, लेस देन 0 होती है, सॉरी, ये लेस देन 0 होती है, दिस इज योर अनडैम्प्ड। ऑलराइट, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ, तो दैट मीन्स हमारी ये ओवरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, इनको पहचानना है। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन से हमें जीटा की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा सिस्टम है, अनडैम्प्ड है, ओवरडैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्या है। तो इस इक्वेशन से अब हम जीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए, एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है S² प्लस 2S प्लस 2। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज सिस्टम मैंने अभी बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS HS। ये जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की जो टर्म आती है ना, ठीक है, क्लोज लूप में जो डिनोमिनेटर का टर्म आ रहा है, अगर ओपन लूप होता तो जो ओपन लूप में डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्लोज लूप लिखा हुआ है, क्लोज लूप में ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आई है ना, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसी का ही नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं 1 प्लस माइनस GS HS इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लिखी है वो एक्चुअल में ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर में लिखी होगी और वही चीज हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाम दे देते हैं। क्योंकि इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली से ही, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही पोल आते हैं। तो पोल को अभी हम ये थोड़ी कहेंगे कि डिनोमिनेटर से निकालो, किसके डिनोमिनेटर से निकालो, तो हम कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पोल की वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे टर्म दे दिया। तो अब देखिए, यहाँ पर खैर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जान ली, तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी थी, अब इससे, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम है, S² है, दैट मींस सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपके पास, अब आपको पता होनी चाहिए बात। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो समझ गए हम, अब ट्रांसफर फंक्शन हमें, ये लेट मी रीड दिस। अब देखिए, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन कितना था हमारे पास, ओमेगा n² अपॉन S² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n², ये था आपके पास ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब इसको, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ही तो मैंने बताई कि यही है डिनोमिनेटर वाली टर्म।
ठीक है, तो वही डिनोमिनेटर वाली टर्म यहाँ पर है। तो अब देखिए ये रहा, अब ये क्या है आपके पास एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, दिस वन इज ओमेगा एन स्क्वायर, ये आपके पास 2 जीटा ओमेगा है, और यहाँ पे तो एस स्क्वायर सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिखा ओमेगा एन स्क्वायर कंपेयर करने के बाद ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2, दैट मीन्स ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट 2। यहीं से आप देखेंगे 2 जीटा ओमेगा एन, एस के साथ जो भी मल्टीप्लाई है दैट इज 2 जीटा ओमेगा एन, तो दैट मीन्स 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी दी है 2। ये देखिए 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी दी है 2। ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज रूट 2। 2 से 2 कैंसिल, तो जीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 2। अब कैलकुलेट कर लीजिए 1 अपॉन रूट 2, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू लेस देन 0 ही आएगी, और लेस देन 0 का मतलब क्या है मैंने अभी बताया, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है वैल्यू, यहाँ पर आंसर भी चेक कर लेते हैं, तब तक बताइए कितना हो जाएगा आपके पास। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर लेते हैं, वैल्यू आप भी फाइंड आउट करिए, तब तक मैं भी यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट कर लेती हूँ। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.707। ठीक है, तो यहाँ पे जीटा की वैल्यू आ गई 0.707। ठीक है, तो 707, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू देखिए 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और ये कब होता है ऐसा, ये कब होता है आपका, जब ये अंडर डैम्ड होता है, अंडर डैम्ड। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है अंडर डैम्ड, तो जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, दैट मींस दिस इज योर अंडर डैम्ड। देखिए अनडैम्ड में क्या होता है, सॉरी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अनडैम्ड में होता है जीटा 0 के बराबर, अंडर डैम्ड में क्या होता है 0 से बड़ा से कम, क्रिटिकली डैम्ड में जीटा इक्वल्स टू 1, और ओवर डैम्ड में आपकी वैल्यू 1 से बड़ी और यहाँ पे इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, और जीटा की वैल्यू इंफिनिटी से छोटी होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हमारी जीटा की वैल्यू किसकी आई 1 और 0 के बीच में आई, दैट मीन्स दिस इज योर अंडर डैम्ड सिस्टम। इसका मतलब ये क्या है अंडर डैम्ड सिस्टम है। समझ आए कैसे आप अंडर डैम्ड निकालेंगे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फॉर द यूनिटी feedback control system shown in the figure, the open loop transfer function gs is given as gs is equals to 2 upon s plus 1. The steady state error ESS due to unit step input is, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। डायग्राम दिया है यहाँ पर xt, यहाँ पर दिया है प्लस माइनस, दिस वन इज योर ET, ये आपको दिया है GS, आउटपुट इज YT, और फीडबैक दिया है फिर आपको एक यूनिटी फीडबैक, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन अगेन। ठीक है, ऑप्शंस आर 0, B is 0.5, ऑप्शन C 1.0 एंड ऑप्शन D infinity. These are the option. देखिए क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है। फॉर द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शोन इन द फिगर, जो आपको एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया है, यूनिटी फीडबैक है कंट्रोल सिस्टम में, यानी कि HS की वैल्यू कितनी दी है 1। यूनिटी फीडबैक से आप एक इसमें से डिकोड कर लीजिए, यूनिटी फीडबैक मीन्स HS की वैल्यू कितनी दी है, HS की वैल्यू आपको 1 दी है। आगे बढ़ते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इज गिवन एज,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि जीएस एचएस ही लिखा हो आपका हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, जीएस भी हो सकता है, क्योंकि एचएस की वैल्यू तो 1 हो गई, तो जीएस एचएस लिखने की जरूरत ही नहीं, जीएस लिखा है डायरेक्टली। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दी है जीएस इज इक्वल टू 2/s s+1। अब आपको क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर दैट इज ईएसएस। आपको ईएसएस की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट। देखिए मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, ठीक है, कि ईएसएस की वैल्यू यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या होती है। सबसे पहले ये चेक करिए, आप देखिए यहाँ पर ईएसएस की वैल्यू यूनिट स्टेप के लिए क्या होती है, 1/1 + kp। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब आप एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, फॉर्मूला में बता चुकी ईएसएस इज इक्वल टू 1/1 + kp, ठीक है। अब इसको वैल्यू में पुट करिए और आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर बताइए कितना हो जाएगा, फटाफट से बताइए। देखिए चलते क्वेश्चन पे, यहां पर हमें जीएस कितना दिया है, जीएस इज इक्वल टू 2/s s+1, ये हमें दिया है, ठीक है। हमसे यूनिट स्टेप का ईएसएस पूछा, यूनिट स्टेप का ईएसएस मींस ईएसएस इज इक्वल टू 1/1 + kp, ये फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर केपी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ईएसएस निकाल पाएंगे। तो केपी का फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 जीएसएचएस, ये हमने पढ़ा था, जीएसएचएस होता है आपका ईएसएस, केपी की वैल्यू जीएसएचएस होती है, इसमें कोई एस की मल्टीप्लाई नहीं होती है। अब देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 जीएसएचएस दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2/s+1, 2s s+1, ये आपको दिया है। अब यहीं पर आपको s टेंड्स टू 0 रखना है, s टेंड्स टू 0 रखिए सबसे पहले, ठीक है। जल्दी से वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो केपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे 0 रखेंगे s इक्वल टू 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट आ जाएगा, और केपी इनफाइनाइट आया तो ईएसएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 + इनफाइनाइट, दैट इज डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/∞ मीन्स ईएसएस की वैल्यू 0। सिंपल, आपने बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या है वो फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले। केपी की वैल्यू आपको, क्योंकि आपसे यूनिट स्टेप का पूछा था, और यूनिट स्टेप मैंने आपको बताया था, वहां पे केपी की वैल्यू निकालते हैं और वहां से ईएसएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके 2-3 तरीके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इस क्वेश्चन में मैं तीनों तरीके आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड जो इजिएस्ट मेथड है, देखिए सबसे पहले मैंने वहां पे देखिए जो आपको चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने आपको एक टाइप 1 टाइप 2 भी लिखवाया था ना, टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2, ये लिखाया था। देखिए टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भी लिखवाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए कि टाइप कौन सा है, जीएस कितना दिया था, जीएस दिया था 2/s s+1, ठीक है। ये कितना टाइप है, यहां से हमें कितना टाइप मिल रहा है, s इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, एक टाइप है ये तो, ठीक है। सॉरी, एक ही पोल लिख लेते हैं, नॉट पी, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन कितने दिए हैं, हमारा टाइप कितना है, यहाँ पे नॉट पी करेक्टेड, टाइप लिखते हैं, करेक्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइप कितना आया, यहाँ से टाइप इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर s की पावर 1 है, यानी कि एक ही पोल कितना है ओरिजिन पे, दैट इज 1, दैट मींस दिस इज योर टाइप 1। और पूछा क्या है, यूनिट स्टेप पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, यूनिट स्टेप। टाइप 1 तो रैंप के लिए निकालते थे, देखिए टाइप 1 तो रैंप के लिए होता था, यानी कि 1/s² के लिए होता था, 1/s के लिए तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो नहीं पूछी है, तो दैट मीन्स जब टाइप 1 के लिए यूनिट स्टेप, देखिए टाइप 1 के लिए यूनिट स्टेप की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, डायरेक्टली ईएसएस की वैल्यू 0 आ जाती है, ये देखिए ये आपकी वैल्यू 0 हो जाती है डायरेक्टली, यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग। बस चार्ट देखिए, टाइप 0 के लिए ही आप ईएसएस की वैल्यू निकालेंगे, टाइप 0 के लिए ही आप यूनिट स्टेप निकालेंगे। यूनिट स्टेप निकालने को कहा गया हो तो टाइप 0 ही क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर टाइप 0 है और फिर ईएसएस की वैल्यू यूनिट स्टेप के लिए निकालने के लिए कही गई है तो ही आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज वैल्यू 0 या फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें,
ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन होता, अगर आपके पास सेम क्वेश्चन होता 2/s² s+1 होता, सपोज ये क्वेश्चन होता, तो देखिए इसमें टाइप 2 होता, ये तो टाइप 2 है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में अगर आपसे सपोज पूछा है कि यूनिट स्टेप के लिए स्टेडी स्टेट एरर बताइए, ये तो टाइप 2 है तो ऑफ कोर्स 0। मैंने पूछा यूनिट रैंप के लिए बताइए, यूनिट रैंप के लिए ईएसएस बताइए, तो कितना हो जाता आपके पास ईएसएस की वैल्यू, तब आपके पास अगेन टाइप 2 है, दैट मीन्स रैंप के लिए भी 0। टाइप 2 है तो दैट मीन्स ये पैराबोला के लिए निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा, पैराबोला के लिए ही इसकी वैल्यू निकलेगी। अब पैराबोला के लिए कैसे वैल्यू निकलेगी, फिर आप प्रॉपर मेथड लगाएंगे कि के ए होता है s² लिमिट s टेंड्स टू 0 GSHS, फिर वहां से जैसे हमने ये सॉल्व किया है उसी तरीके से फिर हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये आपको चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये था शॉर्टकट। ये जो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी स्टेडी स्टेट आए ये चार्ट आपको एकदम बाय डिफॉल्ट याद रहना चाहिए। देख लीजिए, अगर आपके पास रैंप पूछा है, रैंप के लिए पूछा जाता, सेम क्वेश्चन आपके रैंप के लिए पूछा जाता, तब आपको प्रॉपर्ली निकालना पड़ता है जैसे आपने ये निकाला है। लेकिन यहाँ पे यूनिट स्टेप पूछा था तो आपको इस मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी वाले मेथड से, सेकंड वाले मेथड से बहुत इजीली निकाल लेंगे क्योंकि 0 डायरेक्टली आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसका टाइप 3 पे। अब इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता था जिसको हम फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे और जो हमने क्वेश्चंस लिखे भी थे, ES इज इक्वल टू, ES का फॉर्मूला क्या होता था, RS/1 ± GSHS। ये हमारा होता था, हमें स्टेडी स्टेट एरर निकालनी थी। ठीक है, हमें RS यानी कि इनपुट क्या दिया था, यूनिट स्टेप, हमें कहा गया था ना फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए स्टेडी स्टेप निकालिए, दैट मीन्स RS दैट इज इनपुट इज इक्वल टू 1/s, यूनिट स्टेप को 1/s लिखते हैं दैट। और GS की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर ओपन लूप गेन कितना दिया है 2/s/s+1, ये हमें ऑलरेडी दिया है। HS की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन है, फीडबैक पाथ गेन दैट इज 1, यूनिटी फीडबैक कहा गया है, HS इज इक्वल टू 1। बस ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ES की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ES इज इक्वल टू 1/s/1 प्लस नेगेटिव फीडबैक पाथ है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, दिस वन इज द नेगेटिव, दैट मीन्स ये नेगेटिव फीडबैक पाथ है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। GS की वैल्यू लिखिए 2/s/s+1, HS की वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। इसे सॉल्व करिए। ठीक है, इसे सॉल्व करके कोई एक्सप्रेशन आएगा और उसमें ESS की वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू 0 रखिए और वहां से ES की वैल्यू पुट कर दे। ये ES की वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और जो भी फिर उसमें s की वैल्यू 0 रख दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे रख ही देते हैं, एक ही क्वेश्चन कराना है क्योंकि ES इज इक्वल टू s/s+1, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ये आ जाएगा s/s+1/s² + s+2। तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ s की वैल्यू, ES की वैल्यू s² + s+2। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे s इक्वल टू 0 रख लीजिए तो यहाँ पे ESS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो देखिए स्टेडी स्टेट एरर निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक ये मेथड है, ठीक है, दूसरा चार्ट के थ्रू डायरेक्टली देख लीजिए, ठीक है, तीसरा ये नॉर्मल तरीका। ठीक है, ये भी चार्ट के थ्रू है, ये भी चार्ट के थ्रू है, बट आपने यहाँ पर फर्स्ट वाले मेथड में प्रॉपरली चार्ट नहीं देखा क्योंकि आपने टाइप नहीं देखा। टाइप देखने से क्वेश्चन काफी बार काफी इजीली हो जाता है। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन रैंप से पूछा होता, अगर सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा होता, GS दिया होता आपको, GS की वैल्यू कितनी दी है 2/s/s+2, ऑलराइट, ये आपके पास था। अब आपसे पूछा है रैंप के लिए, यूनिट रैंप सिग्नल आपको दिया है, यूनिट रैंप सिग्नल के लिए आपको स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू निकालनी होती। अभी क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, आपका यूनिट स्टेप के लिए। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि आपको यूनिट रैंप के लिए निकालना है, तो सबसे पहले इसका टाइप चेक करिए। ठीक है, चलिए तीनों ही सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे तभी कंपेयर कर पाएंगे। यूनिट स्टेप के लिए भी सॉल्व करिए इसे, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए ESS निकालिए सेम क्वेश्चन में, और यूनिट पैराबोलिक सिग्नल के लिए भी इसका ESS निकालिए। ये आपको ESS की वैल्यू
निकालनी है। ठीक है, तीनों केसेस के लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए, अब देखिएगा चार्ट का कमाल, फटाफट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट रैंप, यूनिट रैंप के लिए कहा गया है। ठीक है, यूनिट रैंप, सबसे पहले यूनिट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये यूनिट स्टेप हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा कि GS इक्वल्स टू 2/s, s+2 लिखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात लिखी है। अब यूनिट स्टेप के लिए पूछा, सबसे पहले टाइप चेक करिए, टाइप कौन सा है यहाँ पर, तो s की पावर में 1 है, दैट मीन्स टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में तो हम सिर्फ रैंप के लिए निकालते हैं। ठीक है, स्टेप टाइप 1 में स्टेप की वैल्यू, ESS की वैल्यू स्टेप में, ESS की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और टाइप 1 में पैराबोला की वैल्यू, पैराबोलिक सिग्नल की वैल्यू हमारे ESS की वैल्यू इनफाइनाइट कर देती है। हम सिर्फ टाइप 1 में रैंप की वैल्यू ही निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 1/kV, 1/kV को यूज करते हुए। दैट मीन्स स्टेप की वैल्यू, स्टेप वाले सिग्नल में ESS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ESS इज इक्वल टू 0। टाइप 1 है तो पैराबोलिक की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, यूजिंग दिस दैट चार्ट को यूज करते हुए हमें सिर्फ यहाँ पे रैंप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी सब 0 और इनफाइनाइट हो जाएगा। रैंप की वैल्यू निकालनी है तो हम रैंप दिया है, अब टाइप 1 है और रैंप ही पूछा है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली यू नीड टू कैलकुलेट नाउ। अब ESS की वैल्यू कितनी होती है, 1/kV। ठीक है, और kV की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s².GSHS, ये रहा। ठीक है, अब बस लिमिट s टेंड्स टू 0 s², GSHS कितना दिया है हमारे पास, 2/s, s+1 ये दिया है, s+1 दिया है कि s+2, s+2 दिया है। ठीक है, ये s+2 दिया है क्वेश्चन में, डजंट मैटर s+1 भी होता तो। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, s से s कैंसिल कर दीजिए, एक s से s कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिमिट s/2/s+1 ये रहा, s टेंड्स टू 0। ऑलराइट, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, फिर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, आगे कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट में आपका क्या लिखा है, और टाइप देखिए, फिर देखिए कि उसमें यूनिट की क्या वैल्यू होती है, स्टेप की क्या वैल्यू होती है, रैंप की क्या वैल्यू होती है, पैराबोलिक की क्या वैल्यू होती है। उसी तरीके से बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर हुई, यहां तक क्लियर हुआ, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर है सभी को? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, अब आपका एक क्वेश्चन है, PPT, चलिए इसको इरेज कर रही हूं मैं यहां से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन दिया है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनडैम्प्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अनडैम्प्ड अभी मैंने बताया था, of the second order system is 40 radian per second. If the system is damped with damping ratio 0.3, the damped natural frequency in radian per second is, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे, टाइम की कमी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, आपके पास क्या दिया है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ पर दिया है आपको, इज 40 रेडियन पर सेकेंड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा एन, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी दी है, 40 रेडियन पर सेकेंड, ये रहा। अनडैम्प्ड सिस्टम दिया है, अनडैम्प्ड का मतलब देखिए मैंने अभी बताया था, अनडैम्प्ड का मतलब यानी कि डैम्पिंग नहीं हुई है, ऑसिलेशन
आपके नहीं मारे गए हैं, डैम्पिंग नहीं है, दैट मीन्स जीटा इक्वल्स टू 0 है, यानी कि डैम्पिंग बिल्कुल भी नहीं करी, डैम्पिंग नहीं की तो जीटा की वैल्यू 0। डैम्पिंग मीन्स किलिंग ऑफ ऑसिलेशन, जीटा इज इक्वल टू 0 है। इफ द सिस्टम इज डैम्प्ड, अब सिस्टम को डैम्प्ड किया हमने, पहले नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अब कर दिया है। अब सिस्टम को डैम्प्ड किया, कितना डैम्प्ड किया, बाय 0.3। अब जीटा की वैल्यू हमारी 0.3 हो गई। अब आपसे पूछी गई है ओमेगा एन की, सॉरी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड यानी कि डैम्प करने के बाद की फ्रीक्वेंसी एक ओरिजिनल रही होगी। देखिए आपका कोई भी सिस्टम है, इसमें ऑसिलेशंस रहते हैं, ठीक है, तो एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें कोई फिर हम क्या चाहते हैं कि ऑसिलेशंस हमारे हट जाए, हम नहीं चाहते कि ऑसिलेशंस आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम्पिंग करते हैं, ऑसिलेशंस को मारते हैं। तो जीटा की वैल्यू कुछ रख के ही तो आप ऑसिलेशंस करेंगे। कितनी डैम्पिंग करिए, कम करिए, ज्यादा करिए, ओवर कर दी है कि क्रिटिकल करिए, कितनी करी है, ठीक है। और फिर जब ऑसिलेशंस मारने के बाद, ऑसिलेशंस किल करने के बाद, यानी कि डैम्पिंग करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है, दैट इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि डैम्प हो चुकी है फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछा गया जब जीटा की वैल्यू 0.3 थी तो ओमेगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कुछ खास नहीं पूछा गया, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। जीटा की वैल्यू पता है, ओमेगा डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेम ही सिस्टम की बात हो रही, कोई सिस्टम तो हमने चेंज किया नहीं, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देखिए ओमेगा एन भी सेम रहेगा, तो जीटा की वैल्यू ही तो चेंज होगी ना। यहाँ पर सिर्फ हम डैम्पिंग कभी ज्यादा कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा एन तो सेम रहेगा ना। सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की ही तो डैम्पिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ओमेगा एन की वैल्यू 40 रख दीजिए, यहाँ पर 40 वैल्यू रख लीजिए। और फिर डैम्पिंग कितने की करानी, पहले 0 की हो रही थी तो होने दीजिए, अब कितने की करानी हमें, 0.3 की, तो ये 0.3 का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ओमेगा डी की वैल्यू जितनी भी आएगी कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 38.16 रेडियन पर सेकेंड, दैट्स इट, क्लियर हुआ। बस आपको एक पता होना चाहिए कि ओमेगा एन होता है आपका क्या, ओमेगा एन होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी होती है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प हो चुकी है वो फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग रेशियो यानी कि कितनी डैम्पिंग हमने करी है, ठीक है, कितनी डैम्पिंग करी है, 1 से करी है, 2 से करी है, 0.1 से करी है, कितने ऑसिलेशंस हमने किल करे हैं, ज्यादा किए हैं कि कम करे हैं, वो डिपेंड करेगा कि जीटा की वैल्यू कितनी थी, बस उससे निकाल लीजिए डायरेक्टली। आपके सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो राइज टाइम, डिले टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ये जो फॉर्मूले खासकर सेकेंड ऑर्डर के, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के स्पेशली ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू निकालने का मैंने एक ही आपको तरीका बताया, उस चार्ट को फॉलो कर लीजिएगा बस, ठीक है, चार्ट को फॉलो करिएगा, उसको RS/1 प्लस माइनस GSHS या फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आप उस चार्ट को याद कर लीजिएगा, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इनका मतलब पता होना चाहिए, राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, राइज टाइम 10 to 90% बढ़ रहा है या कितना बढ़ रहा है, वो आपको मीनिंग समझ आनी चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। फिर आपको जीटा, अनडैम्प्ड की वैल्यू, जीटा वैल्यू 0 होती है, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो 0 होता है, तो वो अनडैम्प्ड होता है कि अंडर डैम्प्ड होता है कि क्रिटिकल डैम्प्ड होता है कि ओवर डैम्प्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें जीटा की वैल्यू कितनी रहती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इन द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। तो इस चैप्टर में आपका DFCCIL में इससे ज्यादा बाहर से नहीं पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, आपका इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बस इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले बस आपको ट्रांसफर फंक्शन जो है सेकंड ऑर्डर का याद रखिएगा, जनरली क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर से बनते हैं, उसके अलावा आपका ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और क्वेश्चन, और मेरे को जो लगता है क्वेश्चन अगर आपके जो बनते हैं या तो स्टेडी स्टेट एरर से बनेगा या तो
सॉरी, या तो जीटा की वैल्यू से बनेगा कि कौन सा अंडर डैम्ड है, कौन सा आपका क्रिटिकल डैम्ड है, या फिर स्टेडी स्टेट एरर से बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों उसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को। हम मिलते हैं कल की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास विल बी अपलोडेड सून। आपकी जल्द से क्लास अपलोड हो जाएगी, जल्दी से पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और मैं मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपका 2018 का प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दूंगी। डू रिवाइज इट प्रॉपर्ली। ऑलराइट, तो चलिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो। ठीक है, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कोई भी डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी गिवन है, वहां से आप डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी क्लास का लिंक होता है मैं वहीं पे शेयर करती हूँ, जरूर आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।